हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कोई एक सॉलिड बॉडी लिक्विड में फॉल करवा रहे हैं तो इनिशियली हम ये मानते हैं कि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर वो जीरो है। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाना स्टार्ट करेगी तो हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक है वेट, दूसरा है अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बॉइंट फोर्स एक्ट करती है इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, बॉइंट फोर्स और वेट। वेट ज्यादा होने की वजह से जो बॉडी है दैट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ इफ इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो हमारे पास बॉल जो है उसमें एक फोर्स डोमिनेटिंग है और दूसरी फोर्स जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। तो मींस नेट फोर्स की वैल्यू इज नॉट जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब जो ये बॉल है ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अगर ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बॉल एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे ये जो बॉल है ये नीचे जाना स्टार्ट कर रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू वेट माइनस अपथ्रस्ट फैक्टर। हमने बोला कि हमारे पास एक वेट है, अपथ्रस्ट है। वेट ज्यादा है, बॉल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट ज्यादा होने की वजह से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मींस इट इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो द बॉल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेशन की वजह से देयर इज सम चेंज इन द वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यूजिंग स्टोक्स लॉ force is directly proportional to velocity. Viscous force is directly proportional to velocity. जैसे ही किसी विस्कस फ्लूइड में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मींस थर्ड फोर्स भी यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनेट कर गई। हमने लिया एक हमारे पास बॉडी जिसको हमने लिक्विड में फॉल करवाया। इनिशियली जब हम सरफेस की बात कर रहे थे तो वेलोसिटी जीरो थी। वेलोसिटी जीरो थी तो विस्कस फोर्स भी जीरो थी। अगेन यूजिंग स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स किस पे एक्ट कर रही है जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी विस्कस फ्लूइड में। वेलोसिटी इनिशियली तो जीरो है, फर्स्ट केस। दो केसेस डिस्कस होंगे, वेलोसिटी जीरो है तो विस्कस फोर्स भी क्या हो गई, जीरो। केस नंबर 2, जब ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी तो वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट की वजह से नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मास टू एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, मींस एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। एक्सेलरेशन की वैल्यू होने का मतलब द बॉल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जिससे एक फोर्स ओरिजिनेट कर रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विस्कस फोर्स। अब ये हमारे पास हमने एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी कंसिडर की, रेडियस r, डेंसिटी रो। जिस फ्लूइड में उसको डाला उसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो ये दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, किसकी हमने रो ली है और किसकी हमने सिग्मा ली है। हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया, उसको डाला, बॉडी को फ्लूइड में डाला जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। जैसे जैसे वो नीचे गया, क्योंकि वेट ज्यादा था, हम करते थे दो फोर्सेस, वेट और अपथ्रस्ट। अगर वेट ज्यादा होता है अपथ्रस्ट से तो बॉडी सिंक कर जाती है, मींस किसकी फोर्स जीत गई, बॉल की। बॉल नीचे जाना चाहती है तो अपथ्रस्ट कम हो गई, वेट ज्यादा हो गया, मींस बॉडी सिंक कर जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होता है और वेट कम होता है तो बॉडी मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे वेट ज्यादा है, नाउ इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट माइनस अपथ्रस्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट्स व्हाई द बॉल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बॉल। जब बॉल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो।
एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब बॉल पे एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसने दी थी? स्टोक्स लॉ। स्टोक ने हमारे पास दिया कि जैसे ही किसी विस्कस फ्लूइड में किसी हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कस फोर्स। अब तीन फोर्सेस आ गई, अपथ्रस्ट, वेट, विस्कस फोर्स इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। अब एक ऐसा इंस्टेंट आएगा हमारे पास जब ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगी डाउनवर्ड फोर्स से। दोनों अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस करेंगी डाउनवर्ड फोर्स से, मींस अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से विस्कस फोर्स कितनी रह गई? वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब फोर्सेस बैलेंस कर गई, इक्विलिब्रियम आ गया, बॉल पे नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज जीरो, मींस हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन जीरो मींस बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। पहले बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज की तो विस्कस फोर्स इंक्रीज की, फिर उसके बाद हमारे पास नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो हो गई, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अब जो बॉल, वो जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रही है जो बॉल, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। इनिशियली हमने बॉल को डाला, इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, विस्कस फोर्स जीरो थी, केस नंबर 1। केस नंबर 2, जैसे जैसे बॉल नीचे जाना स्टार्ट हुई, बॉल नीचे जाएगी, वेट इंक्रीज है, वेट ज्यादा है। तो वेट इंक्रीज हुआ था, उसकी वजह से वेट और अपथ्रस्ट में से वेट ज्यादा होने की वजह से कुछ फोर्स बॉल एक्सपीरियंस कर रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। तो फोर्स जीरो नहीं थी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं थी, इट मींस जो बॉडी थी वो वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, विस्कस फोर्स इंक्रीज हुई, विस्कस फोर्स इंक्रीज हुई। अब उसकी वजह से हमारे पास एक ऐसी स्टेज आई जब ये तीनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गई, विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट और वेट, जब तीनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, एक ऐसी स्टेज आई जो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने बोला विस्कस फोर्स इज वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे और इसकी टर्म्स में हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कस फोर्स हमें पता है रिलेशन है 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स ने दिया था 6 पाई ईटा आर वी। वेट और अपथ्रस्ट के लिए ये दोनों क्या है? फोर्सेस हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? वी रो जी या वी सिग्मा जी की टर्म्स में। वेट किसका लेना है? ऑब्जेक्ट का, उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। तो वी रो जी, क्योंकि वेट को हम mg भी बोलते हैं, वेट को हम mg भी बोलते हैं, मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी लिखते हैं। तो वेट बन गया वी रो जी, अपथ्रस्ट बन गई वी सिग्मा जी। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो सेम रहती है। अगर हम किसी स्टोन्स को हमने किया है, अगर हम वाटर में स्टोन डाल देते हैं तो स्टोन तो एक सॉलिड बॉडी है, उसके सरफेस पे वाटर जो है वो स्टिक करेगा, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम स्टोन डिस्प्लेस करेगा उतना ही वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। तो मींस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल वो क्या होगी? हमारे पास सेम होगी। तो वाटर की जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और जो वॉल्यूम बॉल ने ऑक्यूपाई की है, उन दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम रहने वाली है। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम होगी, जितना ये नीचे जा रहा है, जितनी वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना वाटर का लेवल राइज होगा। तो वॉल्यूम सेम हो गई। डेंसिटी बॉल की, डेंसिटी लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है वॉल्यूम दोनों सेम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हम स्फीयर की वॉल्यूम ले सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिया यहाँ पे फोर्स हो गई 6 पाई ईटा आर वी नॉट। वी नॉट मीन्स हम ले रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी।
वेट हमारे पास आ गया v रो जी मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब थ्रस्ट अगेन 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तीनों वैल्यूज को लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास ये 2 हमारे पास जाएगा 3 से, तो 2/9, एक r से एक r कैंसिल हो गया, r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² का मतलब हमारे पास अगर कोई रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस ज्यादा है और हम कोई रेन ड्रॉप ले रहे हैं जिसका रेडियस कम है, तो दो को कंपेयर करें, अगर जिसका रेन ड्रॉप का रेडियस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जिसका रेडियस ज्यादा, उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितना विस्कस मीडियम होगा उतनी वेलोसिटी उसमें, स्पीड उसमें कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितना विस्कस मीडियम उतनी ज्यादा स्पीड कम, जितना रेन ड्रॉप का रेडियस ज्यादा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा। थर्ड इज वेलोसिटी और हमारे पास टाइम के साथ रिलेशन। तो इसमें हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, केस नंबर 1, ये था हमारे पास केस 1 जिसमें इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। केस नंबर 2 जिसमें हमने बोला जैसे ही बॉल नीचे जा रही है, बॉल नीचे जाएगी, उसमें दो फोर्सेस, एक बॉइंट फोर्स और दूसरी अपथ्रस्ट वेट एक्ट करेगी। दोनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से आ गई विस्कस फोर्स, तीनों फोर्सेस बैलेंस करेंगी, नेट फोर्स 0 होगी। तो ये आ गया केस नंबर 3, जब नेट फोर्स 0 हुई उस टाइम जो बॉडी वेलोसिटी एक्वायर करेगी उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ r, डेंसिटी, ईटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इनिशियली 0 थी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर एक पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी है वो कैसे हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, बाय।